हेलो हेलो। चलिए सर शुरू करते हैं नया चैप्टर। डिडक्शन वाला चैप्टर रहेगा आपका ये। हार्डली 3 से 4 घंटे का चैप्टर है टोटल अगर बात की जाए तो। काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए है, काफ़ी कुछ समझने के लिए है। एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सर आपको पढ़ना क्या है? अगर मैं डिडक्शन की बात करूँ, अगर मैं डिडक्शन की बात करूँ तो बात समझना। सर आप जब डिडक्शन की बात करते हो, जब आप किसकी बात करते हो, डिडक्शन की, तो आपको याद आना चाहिए कि अपने बढ़ते एक इंडिविजुअल रहता है जो कि हम इसको बोलते हैं रेसिडेंट है। इसकी मैं 5 हेड के अंदर इनकम निकालता हूँ बेटा। ये 5 हेड के अंदर इनकम निकालता हूँ सर, तो कुछ डिडक्शन ये हेड्स के अंदर होती है। कुछ डिडक्शन ये हेड्स के अंदर होती है, जैसे क्या सर सैलरी के अंदर डिडक्शन होती है मेरी क्या, प्रोफेशनल टैक्स की, एंटरटेनमेंट टैक्स की, स्टैंडर्ड डिडक्शन। वैसे ही सर आपका हाउस प्रॉपर्टी में होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट का डिडक्शन। वैसे अगर आप लोग कैपिटल गेन में जाएंगे तो आप लोग अपने एग्जाम्पशंस वगैरह पकड़े थे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखोगे तो आप लोग पढ़ोगे आगे कि सर किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन में मिलता है, एक्सेट्रा मिलता है। तो सर ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ की है, ये इंट्रा हेड है सर। ये जो डिडक्शन मिला आपको हेड्स के अंदर मिला है। बात समझ में क्या क्या बोला मैंने आपको? ये सारे जो डिडक्शन आपको मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, हेड्स के अंदर मिले हैं बेटा। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद में मुझे मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम। मेरे को क्या मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम के पहले, ग्रॉस टोटल इनकम के पहले मैं यहाँ पे करता हूँ सेट ऑफ हेड्स के बीच में, हेड्स के आजू बाजू में, और फिर करता हूँ क्लबिंग। तो ये दोनों प्रोविजन लगाने के बाद, तो ये दोनों चीजें करने के बाद मेरे को क्या मिलती है, मेरी ग्रॉस टोटल इनकम। अब सर बात ऐसी है कि ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है यहाँ से माइनस होता है, यहाँ से माइनस होता है आपका डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। क्या माइनस होता है आपका, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। आई होप बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि बात क्या हो रही है। सर मेरे को डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ना है, लेकिन सर डिडक्शन मिलने के बाद होता क्या है, आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से मिली, फिर आपको मिलती है यहाँ पे आपकी नेट टोटल इनकम। सही, नेट टोटल इनकम को आप क्या करते हो, इसमें से आप नेट टोटल इनकम में लगाते हो आप अपना टैक्स रेट। टैक्स रेट उससे मिलते हैं आपको टैक्स की लाइबिलिटी, उसमें ऐड करते हो सरचार्ज, और फिर आपको माइनस वगैरह करते हो टीडीएस वगैरह जो आपने एडवांस टैक्स वगैरह पे किया है, फिर आपको मिलता है आपकी फाइनल लाइबिलिटी। ये सर पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये सर आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से डिडक्शन लगता है। आई होप बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ये बहुत बेसिक सी बात है, अपन फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। इतना ही था। तो अपन आते हैं चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग में। तो अपन को चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो चैप्टर में बहुत सारे सेक्शन है। सबसे मेनली जो आपका है 80C पढ़ना है, 80CCD पढ़ना है, आपको 80CCE पढ़ना है। ये 80 का जो सी वाला सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 80 का डी वाला सेक्शन, ये दोनों ही चैप्टर, ये पूरे पूरे क्वेश्चन की जान है, बाकी कुछ नहीं है फिर इसमें। बाकी एक बार ये 2 घंटे लगेंगे, तो बाद के पूरे 1 घंटे में अपना सब कुछ खत्म हो जाता है। डन। चलिए तो चैप्टर में जाते हैं। मैं बुक पे हूँ, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं होता क्या है। से बात है जो डिडक्शन आपको मिलता है वो क्लबिंग और सेट ऑफ के बाद में मिलता है। एक बार आपका क्लबिंग और सेट ऑफ हो जाए उसके बाद में ही डिडक्शन आपको मिलने वाला है। तो डिडक्शन के सेक्शन कौन से, 80C से 80U, 80C से 80U। अब बात है सर, इसको अपन ने दो कैटेगरी में बांटा है। जो आपका 80C से 80GGC तक डिडक्शन है, 80C से 80GGC तक डिडक्शन है, वो किस चीज पे मिलता है, कुछ पेमेंट और इन्वेस्टमेंट पे। क्या बोला मैंने, ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ बात के लिए। 80C से 80GGC तक के जो डिडक्शन है आपको क्यों मिलते हैं, पेमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसके बाद के जो 80I to 80U है, ये आपकी कुछ इनकम होती है, कुछ आपकी क्या होंगी बेटा, इनकम होती है, उसके लिए डिडक्शन मिलते हैं। मतलब क्या सर, आपका 80C से 80GGC तक आपको जो डिडक्शन मिलते हैं वो किसके लिए मिलते हैं, कुछ पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। और बाकी के जो डिडक्शन है आपको किसके लिए मिलते हैं, कुछ इनकम्स के लिए। कुछ किसके लिए बेटा, इनकम के लिए। अब सर उससे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये आपकी जो इनकम बाद में 6A के बाद में आएंगी उसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं, टोटल इनकम बोलते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो जैसे क्या, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो डिडक्शन है वो ये इनकम पे नहीं मिलता। सर ये इनकम पे नहीं मिलता मतलब क्या, अपने LTCG में पढ़े थे STC, यानी कि सर ये 112A वाला हो या फिर नॉर्मल 112 वाला हो, कैसे भी LTCG में मेरे को चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलता नहीं है।
वैसे ही अगर कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर भी मेरे को डिडक्शन मिलता नहीं है। अगर मैं कोई लॉटरी वगैरह से पैसा कमाता उसमें मेरे को चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलता। और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट था मेरा डिविडेंड वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था मेरा, डिविडेंड वाली इनकम में भी मेरे को कोई भी डिडक्शन मिलता नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो इसका एक एग्जाम्पल हमको इस बात समझ में नहीं है। फॉर सेम आपका चैप्टर 6A का डिडक्शन होता है 1,50,000 रुपये। आपको टोटल 1,50,000 का डिडक्शन मिलने वाला है। आपने पूरा कंप्यूट वगैरह किया, आपकी इनकम है फॉर से 1,20,000 की सैलरी है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपको 60,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपको 20,000 का STCG है, और आपको 10,000 का STCG है 111A वाला। आई होप आपने कैपिटल गेन पढ़ा होगा, जिसमें आपको 111A और 112A वगैरह समझ में आता होगा। 111A ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लगता है जो STT पेड इक्विटी शेयर में जो गेन होता है शॉर्ट टर्म में उसमें लगता है। 112A वो किसमें लगता है, इक्विटी शेयर जो जिसमें STT पेड रहता है, जो लॉन्ग टर्म में बेचते हैं अपन 1 लाख से ज़्यादा पे लगता है। सर टैक्स रेट क्या है, 111A का टैक्स रेट है सर 15%, लॉन्ग टर्म वाले का है 10%। उसमें अपन ग्रैंड फादरिंग वगैरह कुछ करते हैं। आपको थोड़ा बहुत याद आनी चाहिए सर ये चीज़ें, नहीं तो एक बार जाइए कैपिटल गेन रिवाइज करिए, फिर मैं आपको वापस बताऊँ। तो एक क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में बात हुई कि 1,50,000 का डिडक्शन मिलने वाला है, इनकम ये सारी है। तो मेरे को बताओ ये वाली इनकम में तो पूरा मिल जाएगा, इसमें कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर, ये इनकम में तो मेरे को पूरा मिल जाएगा। सर LTCG में मिलेगा क्या? सर LTCG में मेरे को कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं सर, LTCG में को कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी कि सर ये वाली इनकम में कुछ मिलेगा नहीं। सर STCG नॉर्मल वाला है, सर नॉर्मल वाले में मिल जाता है क्या? हाँ सर, नॉर्मल वाले में तो मेरे को मिल जाएगा। सर मतलब कि ये वाली इनकम में वापस से मेरे को मिल जाएगा, ये वाली इनकम में मेरे को मिल जाएगा। और सर इसमें मेरे को मिलेगा क्या? इसमें मेरे को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मतलब सर कितनी इनकम पे मिलेगा मेरे को? 1,40,000 की इनकम पे मिलेगा। कितने की इनकम पे मिलेगा? 1,40,000 की। सर मेरे को डिडक्शन कितना मिलना चाहिए था? 1,50,000, लेकिन इनकम ही कितनी है? 1,40,000। तो सर मेरे को डिडक्शन कितना मिलेगा? सिर्फ 1,40,000 का। मतलब कि सर यहाँ पे आप रूल निकाल सकते हो कि डिडक्शन आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी इनकम है। भले ही आपको डिडक्शन ज़्यादा का मिलना चाहिए था, पर डिडक्शन उतना ही मिलेगा जितनी आपकी इनकम है। बात समझ में आई क्या? पक्का? और सर ये सारी इनकम में आपको कोई भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, ये सारी इनकम आपको याद से याद रखना पड़ेगा। पक्की बात है? सर आपको यही बात नीचे लिखी हुई है कि सर जो बेसिक रूल है डिडक्शन का वो है कि डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम से। आपका जो डिडक्शन है वो ग्रॉस टोटल इनकम को एक्सीड कर सकता नहीं है। जो डिडक्शन है, ये बात समझ में कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम से आपका यहाँ पे कितना था, 1,40,000 था, तो यहाँ पे आपका 1,40,000 का ग्रॉस टोटल इनकम था, उससे ज़्यादा एक्सीड वो कर नहीं सकता। पक्की बात है? तो उसके बाद में डिडक्शन शुड हैव बी क्लेम इन रिटर्न ऑफ इनकम, इफ इट इज़ नॉट क्लेम देन इट शैल नॉट बी अलाउड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर अगर आपने GTI में से आपको डिडक्शन माइनस करनी है, तो क्या बोल रहा है कि अगर आपने डिडक्शन अपने रिटर्न ऑफ इनकम में क्लेम नहीं किया, रिटर्न ऑफ इनकम में क्लेम नहीं किया, तो सर आपको ये कभी भी मिलने वाला नहीं है। फॉर से आपकी 1,50,000 का आपको डिडक्शन मिलना चाहिए था। फॉर से आपको कितने रुपए का डिडक्शन मिलना चाहिए था बेटा? 1,50,000 रुपये का आपको डिडक्शन मिलना चाहिए था, लेकिन आपने इसको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में फाइल नहीं किया, रिटर्न ऑफ इनकम में फाइल नहीं किया। तो सर आपको ये सेक्शन है सिंपल सी बात बोलता है कि आपको ये 1,50,000 का डिडक्शन कभी भी मिलने वाला नहीं है, कभी भी मिलने वाला नहीं है। तो मेरे को बताओ अगर आपने अगले साल के रिटर्न ऑफ इनकम में किया तो सर तो भी नहीं मिलेगा। अगर अगले साल के रिटर्न ऑफ इनकम में क्लेम किया तो भी मिलने वाला नहीं है। तो ये उसी साल मिलेगा जिस साल का रिटर्न ऑफ इनकम था। पक्की बात है? कोई दिक्कत? सर अपन ने सिर्फ आधा पेज पढ़े हैं, ये वाला अमेंडमेंट में आपको पूरा चैप्टर होने के बाद में पढ़ा होगा, तब अब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सर बात क्या हुई? सर बात हुई कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं अपन किसकी, ग्रॉस टोटल इनकम की। सर ग्रॉस टोटल इनकम में सर बोलिएगा जल्दी जल्दी। सर ग्रॉस टोटल इनकम का कैसे निकालेंगे? आफ्टर क्लबिंग और आफ्टर सेट ऑफ। सर कुछ इंट्रा हेड डिडक्शन होते हैं जो चैप्टर 6A में कवर नहीं है, पर वो हेड्स के अंदर कवर है, तो मैं पहले वो डिडक्शन दे देता हूँ, फिर मैं अपनी GTI निकालता हूँ। तो GTI में से मैं 6A का डिडक्शन देता हूँ। तो उसमें मेरे दो टाइप के रहेंगे, 80C से 80U तक है टोटल, 80C से 80U तक टोटल है। देखिएगा 80C से 80U तक टोटल है, लेकिन सर उसमें 80C से 80GGC तक मेरा कुछ पेमेंट और इन्वेस्टमेंट पे है, और बाकी के सारे सर कुछ इनकम पे है। तो उसके बाद में मैं 6A के डिडक्शन देने के बाद मेरे को टोटल इनकम मेरी मिलती है। सर जो डिडक्शन आती है वो कुछ इनकम पे नहीं मिलती। सर वो कुछ इनकम क्या क्या है? सर
LTCG 112A वाला हो या 112 वाला हो, सर STCG जो मेरा 11111A वाला हो, सर कोई भी विनिंग ऑफ लॉटरी हॉर्सेज एक्सेट्रा, और सर डिविडेंड में अपन ने पढ़े थे, तो अगर आपको याद होगा कि डिविडेंड मेरे को कब लगता है, 115 BBDA, बहुत बड़ा डिविडेंड आया, बहुत बड़ा डिविडेंड आया। तो अगर डिविडेंड मेरा 10 लाख से ज़्यादा का है, अगर डिविडेंड मेरा 10 लाख से ज़्यादा का है, तभी मेरे को ये लगने वाला है। जिसका ये टॉपिक नहीं हुआ है बेटा, ये टेंशन मतलब डिविडेंड वाला मैंने कुछ लोगों को पढ़ा दिया है, कुछ लोगों का बचा हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसी के बाद मैं जस्ट डालने वाला हूँ आज ही, तो आपको उस चीज़ में मिल जाएगा, आपको उस चीज़ में मिल जाएगा, पक्की बात है। एक बार मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग का स्टेटस देख लूँ। हाँ सर, रिकॉर्डिंग तो शुरू है। चलिए जल्दी से अपन दूसरी जगह जाते हैं, कुछ और पढ़ने का ट्राई करते हैं, अपन सेक्शन शुरू करते हैं अपना 80C। तो ये जो लिस्ट है एक बार के लिए भी छोड़ दे, आपके लिए कुछ काम की नहीं है। आपके लिए मेनली सर ये इतना पढ़ना है, आपके लिए मेनली आपको इतना पढ़ना है। इसमें से आपका जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट 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 इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जितने मैंने मार्क किए इसको कैटेगरी 1 में आप डाल सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये माने जाते हैं, पक्की बात है। डन। तो सर अपन सबसे पहले शुरू करते हैं 80C। तो सर ये क्या था, इन्वेस्टमेंट और पेमेंट में गवर्नमेंट डिडक्शन क्यों देना चाहती, बात समझना। ये एक बंदा है, ये बंदा है, ये कोई सेविंग नहीं करता, ये कोई भी सेविंग नहीं करता। तो सेविंग नहीं करता तो मैं कहता हूँ कुछ साल के बाद में, कुछ साल के बाद में ये रिटायर हो जाएगा। रिटायर होने के बाद में इसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। जब पैसा नहीं बचा तो क्या होगा, तो अगर पैसा ही नहीं बचा तो क्या होगा, ये गवर्नमेंट के लिए बोझ बन जाएगा। तो कैसे, तो गवर्नमेंट को बोलेगा पैसे दो, मेरे पास पैसे नहीं तो सुसाइड करूंगा, यही बात होगी। तो सर गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग सेविंग करो, गवर्नमेंट क्या चाहती है, आप लोग सेविंग करो। तो सेविंग के लिए सर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80C, CCC, CCD, ये सारे सेक्शन है। ये है मेडिकल हेल्थ के लिए, ये जो सारे सेक्शन है वो मेडिकल के लिए है। तो ये तीनों सेक्शन इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो अगर गवर्नमेंट बोलती है अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे, गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम आपको अच्छा अच्छा वो देंगे, हम आपको डिडक्शन देंगे ताकि आपको टैक्स कम लगे। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट दोनों तरफ से फायदा दे रही है, एक तो तुम्हारी सेविंग करवा रही है, दूसरी तरफ आपको डिडक्शन भी दे रही है, दूसरी तरफ आपको डिडक्शन भी दे रही है। तो सर शुरू करते हैं जल्दी से 80C का सेक्शन। सर 80C की जब मैं बात करता हूँ, तो 80C में बहुत सारी, क्या बोला सर मैंने, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पे डिडक्शन मिलता है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पे डिडक्शन मिलता है। बस जो इम्पोर्टेंट है वो है LIC। तो जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, LIC बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो बाकी की चीज़ें वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बाकी की चीज़ें वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। से LIC आपको दोनों ही जगह काम आएगा, LIC आपको दोनों ही जगह काम आएगा। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे डिडक्शन इसका, और इसी के साथ में मैं आपको इसका एग्जम्पशन भी बता दूंगा सर। इसी के साथ में मैं आपको क्या बताऊंगा, इस चीज़ का एग्जम्पशन भी, मतलब सर LTC में मैं डिडक्शन भी बता रहा हूँ और एट द सेम टाइम मैं आपको इसी चीज़ का एग्जम्पशन भी बता रहा हूँ। बात क्लियर है क्या बेटा। चलिए तो सर सबसे पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। तो 80C में मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 1,50,000 से। 80C में मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 1,50,000। सर मतलब क्या, मैं बहुत सारी स्कीम में डालूंगा तो भी क्या सर, 80C पूरा का पूरा सेक्शन, मतलब तुम ये वाली स्कीम में डालो, ये वाली स्कीम में डालो, ये वाली स्कीम में, तो फॉर से मैंने LIC में डाला, मैंने सुकन्या योजना में डाला, उसके बाद मैंने टर्म लोन में डाला। तो मैंने ऐसे बहुत सारी स्कीम किया, सबका 1.5 लाख अलग अलग है क्या, नहीं सर, सही क्यूमुलेटिवली, क्यूमुलेटिवली आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा सारी इन्वेस्टमेंट का, वो कितने रुपए मिलेगा सर, 1.5 लाख रुपए। सर कितने रुपए मिलेगा सर, 1.5 लाख रुपए। ये बात समझ में आई क्या, पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए सर बात ऐसी है, एक छोटा सा डायग्राम से मैं आपको पूरा का पूरा सेक्शन 2 मिनट में खत्म कराता हूँ। तो यहाँ पे मानो 2 साल है, एक है 1/4/12, 31/3/12, 31/3/13 और आगे, और इधर इसके पीछे। तो इतनी डेट समझ में आई, ये डायग्राम बनाइएगा आप लोग भी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोला गया है कि जो LIC है सर, LIC में अपन क्या देते हैं, प्रीमियम देते हैं सर। LIC में अपन क्या देते हैं सर, प्रीमियम देते हैं। तो सर डिडक्शन किसका मिलेगा सर, प्रीमियम का मिलेगा। सर LIC होता क्या है, लाइफ इंश्योरेंस। सर लाइफ इंश्योरेंस में अपन देते क्या है सर, लाइफ इंश्योरेंस में मैं उनको प्रीमियम पे करूंगा। सर क्या पे करूंगा, प्रीमियम पे करूंगा। सर तो प्रीमियम पे करूंगा अगर मैं, तो सर मैं डिडक्शन किस चीज़ की दूंगा, सर वो प्रीमियम की दूंगा। बात समझ में आ रही है, मैं किस चीज़ की दूंगा, तो वो मैं प्रीमियम की डिडक्शन दूंगा। सर तो यहाँ पे बात हो रही है
कि कितना प्रीमियम का आपको डिडक्शन मिलेगा, कितना प्रीमियम का आपको डिडक्शन मिलेगा। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? तो बात ये हो रही है कि आपको कितने प्रीमियम का डिडक्शन मिलने वाला है। पक्की बात है। तो सर ये डेट्स है, सर ये डेट्स याद रखना है क्या? सर जरूर जरूर से याद रखना है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, और डेट्स में ही खेलते हैं लोग। सर डेट्स में किस तरीके से खेलते हैं? 3 डेट है, 12, 12-13, यानी 12 के पहले, 12-13 में और 13 के बाद। तो यानी कि अगर आपको याद रखना है तो सिंपल से मैं बताता हूँ। 12 को याद रखिए। किसको याद रखिए? 12 को। 12 के पहले, 12-13 में, 13 के बाद। तो क्या क्या मैंने? 12-13 के पहले, 12-13 में और 12-13 के बाद। बोलेंगे मेरे साथ में? 12-13 के पहले, 12-13 में और 12-13 के बाद। ये बात ठीक है? सर कितना बोला इन लोगों ने? सर रेट आ गया 20, 10, 10, 15। सही क्या लिखा है मैंने? तो 20, 10, 10, 15, 20, 10, 10, 15। सर अब इसको याद रखने के लिए, तो पहले 20, 12-13 के पहले 20, 13 में 10 और उसके बाद में 10। तो कुछ ना कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी याद रखने के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत बार एग्जाम में आएगा। सर तो ये होता क्या है? तो ये होता इस तरीके से है, बात समझना। जो अब थोड़ा पहले कंसेप्चुअल पढ़ लेते हैं, फिर बाद में याद करने का देखेंगे। चलिए काम करता हूँ, मैं आपको पहले बुक में ले जा लेता हूँ, समझिएगा। बात ऐसी है, तो गवर्नमेंट चाहती है आप इन्वेस्टमेंट करिए, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप एलआईसी लीजिए। गवर्नमेंट क्या चाहती है? आप एलआईसी लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कवर लीजिए अपना। तो सर ने, गवर्नमेंट ने बोली कि सर आप जितने का भी सम एश्योर करेंगे। सर एलआईसी क्या होता है? आपको एक अमाउंट सम एश्योर होता है, यानी कि आप जितने रुपए की भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, मान लो 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, जो भी लेते हैं। तो 3 डेट बोला, 12-13, उसके पहले, उसके बाद। तो सर उसने एक बात बोला, सर अगर आप 12-13 के पहले लेते हो, अगर 12-13 के पहले लेते हो, तो आपका जितना भी पॉलिसी उसका 20% डिडक्शन आपको हर साल देंगे। आपको 12-13 के पहले अगर आप लेते हो तो हर साल जो भी प्रीमियम पे करोगे, अब आगे कोई भी साल हो, 17-18 में पे करो, 19-20 में पे करो, लेकिन पॉलिसी कब की होना? 12-13 के पहले की होना। अगर 12-13 के पहले की पॉलिसी है तो सर अब हम आपको कितना डिडक्शन देंगे? 20% का डिडक्शन देंगे। तो अगर आप 12-13 में करते हो तो हम आपको 10% का डिडक्शन देंगे। 10% किसका सर? सम अश्योर्ड। सर किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सम अश्योर्ड की बात हो रही है। ये बात समझ में आई क्या? और सर अगर 13-14 के में देते हो तो हम सर आपको वापस से 10 से देंगे। तो सर मेरे को तो इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, आप हमको पागल बना रहे हो। पागल लोगों को सर 12-13 के पहले बोले, 12-13 के बाद में बोले, तो सर वापस से सेम चीज क्यों बोल रहे हो? तो वापस से सेम चीज क्यों बोल रहे हो सर? लेकिन अब गवर्नमेंट यहाँ पे जाग गई। 13-14 के बाद में, 12-13 के बाद में, तो अगर 12-13 के पहले कौन सी डेट है? तो यहाँ पे 12-13, 1-3-12, 31-3-13। तो इसके पहले और इसके बाद में, इसके पहले 20% था, यहाँ पे 10% हुआ, तो यहाँ पे भी 10 हो गया। तो सर बताना क्या चाहते हो? तो 10 ही तो हुआ ना सर, कुछ नया बताओ। बात समझ में आ रही है? तो सर यहाँ पे बात समझ में आई। गवर्नमेंट बोलती है जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, जो कौन से लोग हैं? हैंडीकैप्ड लोग हैं। अब हैंडीकैप लोग हैं, अब इंश्योरेंस कराने जा रहे हो, अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस नहीं कराया तो मैं बात बता दूं तुमको सर, अगर आप लोग इंश्योरेंस कराने जाऊंगा, आपसे इतनी इन्फॉर्मेशन लेंगे वो लोग जिसकी हद नहीं। सर तेरे को देखो बीमारी है क्या, डायबिटीज है क्या, स्मोकिंग करता है कि ड्रिंक करता है कि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन ये तक पूछ लेंगे कि तुम्हारे घर पे कोई पुलिस में है क्या, तुम लोग क्या कौन से एरिया में रहते हो, रिलेटिव जो कश्मीर साइड के लोग रहते हैं उनका इंश्योरेंस महंगा होता है, महाराष्ट्र वालों का कम में होता है। तो ये सब कुछ पूछते हैं उन लोग, क्योंकि सर काम ही उनका इंश्योरेंस बेचना, मतलब रिस्क कम होना, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रीमियम, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रीमियम। बात समझ में आ रही क्या? तो सब बात ऐसी है कि उन लोगों ने फिर 12-13 के बाद में उन्होंने 10% रखा, लेकिन सर उनके पास में आया हैंडीकैप लोग, तो हैंडीकैप लोगों का रिलेटिवली इंश्योरेंस क्या होता है? महंगा होता है। तो गवर्नमेंट ने उनकी बात समझी और यहाँ पे कर दिया उनके लिए 15%। 10% किसके लिए? नॉर्मल के लिए। 10% किसके लिए? नॉर्मल। और हैंडीकैप के कितना बेटा? हैंडीकैप के लिए 15%। तो यहाँ पे और हर जगह हैंडीकैप और नॉर्मल का सेम था, हर जगह हैंडीकैप और नॉर्मल का सेम था। बात समझ में आई क्या? सर बाकी हर जगह हैंडीकैप्ड और नॉर्मल का सेम था, सिर्फ और सिर्फ 13 के बाद में जो बंदे आए, 13 के बाद में जो आया उनके लिए हैंडीकैप के लिए कितना हो गया? 15 का हो गया, और नॉर्मल वालों के लिए नॉर्मल ही रहा। सब निकालेंगे कैसे? फॉर सेम एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे आराम से समझना। पॉलिसी सम अश्योर्ड
प्रीमियम परसेंट डिडक्शन। ठीक है सर, पॉलिसी मान लो है 1/4/2007 की, सम अश्योर्ड है फॉर सेम 10 लाख रुपए। तो प्रीमियम पे करता है फॉर से ये 12% का, प्रीमियम पे कितना करता है सर 12% का। मेरे को एक बात बताइए, अपने लिए डिडक्शन कितना होगा सर? सर जल्दी से यहाँ पे ड्रॉ करना है सर, 12/13, 12/13 के पहले 12/13 के बाद परसेंट होगा 20, 10, 10, 15, बाकी सबके लिए सेम 20, 10, 10, 15। पक्की बात है सर। तो एक काय में का मेरा 20% है, मतलब इसका कितना परसेंट सर मेरे को प्रीमियम डिडक्शन मिल सकता है? 20% तक मिल सकता है सर, 20% तक मिल सकता है। लेकिन सर बेचारे गरीब ने पे ही कितना किया है? 12% किया है। तो मैं कितना परसेंट पे किया है सर? 12%। तो सर कितना हो जाएगा मेरे लिए? 1,20,000। तो सर मेरे को डिडक्शन पूरा का पूरा 1,20,000 का मिल जाएगा, मेरे को पूरा का पूरा डिडक्शन 1,20,000 का मिल जाएगा। सेम एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो इसने यहाँ पे वापस से 10 लाख रुपए करें, तब प्रीमियम पे कर रहा है फॉर से 22%। सर प्रीमियम कितना पे किया इसने? 22%। अब देखना यहाँ पे तीन चीज देखूंगा बेटा मैं, अब आपके लिए थोड़ी सी ना दिक्कत होने वाली है। सर मेरे को तो प्रीमियम कितना पे किया इसने? 2,20,000 का। लेकिन सर मेरे को डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा 20% के हिसाब से, मतलब 2 लाख का। फिर जो भी बोले 2 लाख का डिडक्शन मिल गया उनका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर मेरे को एक बात बताइए, मेरा मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 का है। तो जो मैक्सिमम डिडक्शन बात करता है मैं अंडर चैप्टर 680C, वो मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 1,50,000 रुपए का। फिर 1,50,000 की तो ज्यादा हो जाएगा डिडक्शन, तो आपको जो डिडक्शन मिलेगा उससे कितना मिलेगा? 1,50,000 का। कितना मिलेगा सर? 1,50,000 का। आई होप आपको बात समझ में आ रही, क्या कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। पक्की बात है। आगे बढ़ता हूँ। तो मान लो 1/4/2012 का है, 1/4/2012 का है। सम अश्योर्ड था मान लो 15 लाख। प्रीमियम आप लोग पे करते हो फॉर सेम 17%। से आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? वापिस से तीन चीज देखूंगा सर। पहली चीज कितना सर, कितना होगा? 1,50,000 का 17%, 1,50,000 का 17%, ये लगभग आप आएगा 1,35,000 मेरे ख्याल से, 1,35,000। 10 नहीं, 1,50,000, 1,85,000 सॉरी। एक मिनट मैं कैलकुलेटर लेके आ जाता हूँ, शायद मेरा ओरली कैलकुलेशन गलत है। 1,50,000 इंटू 17%, तो 25,000 नहीं, 2,55,000 सर, माफ करिएगा गलत हो गया। यहाँ पे आएगा आपका 2,55,000। लेकिन सर मेरे को मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 10%। सर मेरे को मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 10%, मतलब कितना? 15 लाख। और सर मेरी मैक्सिमम लिमिट भी कितनी है? सॉरी 1,50,000। तो सर मेरे को डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,50,000 का। बात समझ में आ रही है? तो सेम क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। 1/4/2012 में मान लो 17 लाख का मैंने सम इंश्योर किया था, परसेंट था 17% ही। सर अब क्या होगा सर? वापिस से करके देख लेते हैं। सर आपको मैक्सिमम डिडक्शन एक 17 लाख का 17%, यानी कितना हो जाएगा? 2,89,000। तो आपको पर मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 10%, मतलब 1,70,000। मतलब लिमिट कितनी है? 1,50,000। तो इसका मिलेगा आपको कितना? 1,50,000। मान लो अगर यहाँ पे सिर्फ 5 लाख होता सर, अगर यहाँ पे कितना होता? 5 लाख, तो सर क्या होता सर? मैक्सिमम प्रीमियम सर मैक्सिमम कितना मिलेगा? 10%। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 10%। मतलब सर कितना पे हुआ है? 5 लाख का 17%, 5 लाख का 17%, 85,000, 85,000 पे हुआ है सर। लेकिन आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? बस 50,000 का। सर लिमिट कितनी है? 1,50,000। सर आपको डिडक्शन कितना मिल जाएगा? तो इंपॉर्टेंट केस है, सबसे अच्छा केस था ये। तो इसमें डिडक्शन आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 50,000 का, सिर्फ और सिर्फ कितना? 50,000 का। बाकी सर हैंडीकैप वगैरह का लिमिट तो हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि सर करना कैसे कैसे है। आई होप समझ में आया होगा करना क्या है एटीसी के एलआईसी वाले डिडक्शन में। पक्की बात है, डन है। आगे बढ़ूँ। तो मैंने आपको जैसे बोला था, मैं इसका आपको एग्जाम्शन भी साथ साथ में सिखा दूंगा, एग्जाम्शन भी साथ साथ में सिखा दूंगा। तो सर इसको कॉपी आप लोगों ने मेरे ख्याल से वो कर लेना, पॉज करके लिख लीजिएगा। सर जो एग्जाम्शन की बात करता मैम, सर एग्जाम्शन की किसकी बात कर रहा? जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, जो सर किस पे मिलेगा? मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा।
तो इसका बहुत सिंपल सा लॉ है मैच्योरिटी का, अगर आपका प्रीमियम विद इन लिमिट है, जो प्रीमियम है आपका विद इन क्या है बेटा, लिमिट्स में पे कर रहे हो, अगर प्रीमियम आप विद इन लिमिट्स पे कर रहे हो तो जो मैच्योरिटी में अमाउंट मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा, जो मैच्योरिटी में अमाउंट मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं। इसका मतलब क्या सर, अगर मैंने जो लिमिट्स क्या है जो ऊपर अपन ने पढ़े 12-13 की 10, उसके पहले 20 और उसके बाद में 10-15, ठीक है सर। अगर सर मेरे को बताओ 12-13 के पहले हैंडीकैप की लिमिट क्या होगी 20%, 12-13 में हैंडीकैप की क्या होंगी 10%। सर उनको समझ में कब आया 12-13 के बाद में कि नहीं उनको ज्यादा होता है, उनका ज्यादा रखना चाहिए, इसलिए अपने कितना कर दिया उनका 15%। सर उसके में अगर जो प्रीमियम है वो विद इन लिमिट है, मतलब कि आपकी लिमिट आपको बोलती है कि आपको 10% से मिलना, आपको प्रीमियम 10% पे करना चाहिए, 12-13 के बाद में आपको प्रीमियम 10% पे करना चाहिए। अगर आप लोग 10% से कम पे करते हैं, अगर आप लोग 10% से कम, तो आपका जो मैच्योरिटी पैसा रहेगा वो एग्जाम रहेगा, जो मैच्योरिटी पैसा आएगा वो क्या रहेगा बेटा एग्जाम। अगर आपका प्रीमियम 10% से ज्यादा होता है तो ये लिमिट से ज्यादा है बेटा, जितना गवर्नमेंट ने लिमिट लगाया था 10%, 15%, 20%, ये लिमिट से ज्यादा है। तो सर अगर ज्यादा है तो एग्जाम होने वाला नहीं है, एग्जाम होने वाला नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल ऊपर की एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पे तो मैंने सारे के सारे लिमिट से ज़्यादा के लिए, तो एक बार समझा देता इसी से। देखो 17 की लिमिट कितनी थी सर, सर 17 नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में नहीं है सर, जो यहाँ पे लिमिट है, तो यहाँ पे जो लिमिट है वो कितनी थी, ओ सॉरी, तो यहाँ पे जो लिमिट थी वो कितनी है 20% की सर, साथ में 12-13 के पहले 20%। तो सर ये जो सम ऑप्शन मिलेगा आपको 10 लाख रुपए, जो सम मिलेगा 10 लाख रुपए फ्यूचर में, तो पूरा का पूरा क्या होगा एग्जाम्प्ट होगा, पूरा का पूरा क्या होगा एग्जाम्प्ट। तो यहाँ पे 22% होगी, तो यहाँ पे कितने परसेंट होगी 22%। तो यही बात है सर, अगर ये लिमिट में है कि लिमिट के बाहर है, सर लिमिट के बाहर है, 20 से ज्यादा है सर, तो ये जो पैसा मिलेगा, ये जो पैसा मिलेगा वो क्या हो जाएगा सर टैक्सेबल हो जाएगा। सर टैक्सेबल कहाँ पे होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, कहाँ पे टैक्सेबल होगा सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बात समझ में आई क्या, पक्की बात है। तो वैसे ही ये लिमिट से ज़्यादा है, ये लिमिट से ज़्यादा है, 10% होना चाहिए था, ये पैसा क्या होगा टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी एज ऑन आप समझ सकते हो, बाकी एज ऑन आप समझ सकते हो। बात समझ नहीं, तो मेरा मेन सेक्शन जो था वो मैं ऑलमोस्ट कवर करा चुका हूँ, इसमें और जो ज़्यादा है नहीं, मैं आपको अब दिखा देता हूँ बुक में क्या लिखा हुआ है। तो देखो अगर बिफोर 1/4/12 है, अगर बिफोर वन, मेरे को चलो जल्दी से क्या होगा, तो 12-13 में के पहले 20%, 20 और 20, 12-13 में 10 और 10, और 12-13 के बाद में 10 और 15, पक्की याद रहेंगी सर। अगर आपका प्रीमियम पेबल है वो 20% ऑफ एक्चुअल सम अश्योर्ड से नहीं जो होगा, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा कितना, मैक्सिमम 20% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपका 10% तक का है, अगर 12-13 में, तो आपको 10% का डिडक्शन मिलेगा। तब 1, 4, 2 यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगर हैंडीकैप है तो सेम रेट है, अगर हैंडीकैप है तो सेम रेट है, अगर हैंडीकैप है तो सेम रेट। अब यहाँ पे 1, 4, 13 में अगर इंश्योरेंस की जो डिसेबिलिटी जो 80 यू है, 80 DDB वाली डिसेबिलिटी, मैं बताऊंगा क्या होता है 80 यू और 80 DDB की डिसेबिलिटी। आपके लिए सिर्फ इतना है कि बंदा क्या है डिसेबल है, मतलब कि क्या है हैंडीकैप है, तो सर उसको 15% का डिडक्शन मिलेगा, उसको कितना डिडक्शन मिलेगा 15% का डिडक्शन मिलेगा। अगर नहीं तो सर कितना मिलेगा 10% का डिडक्शन उसको मिलने वाला है, अगर नहीं है तो कितना डिडक्शन मिलेगा 10% का उसको डिडक्शन मिलेगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आई होप आपको बात समझ में अच्छे से आई होगी। आगे बढ़े। अब सर ये इंपॉर्टेंट चीज़ कर लेते हैं एक बार, कि सर जो मैं इंश्योरेंस लेता हूँ, LIC जो मैं लेता हूँ इंश्योरेंस लेता हूँ, किसके लिए ले सकता हूँ, या तो मैं खुद के लिए ले सकता हूँ, बीवी के लिए ले सकता हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए ले सकता हूँ, माइनर हो मेजर हो, आपको क्वेश्चन में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के नाम से भी लोग घुमाते हैं, सर कोई भी हो मेरे को सब चलता है सर, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सब लोग रहेंगे मेरे को चल जाएगा, पक्की बात है। अगली चीज, और अगर HUF अगर ले रहा है तो वो अपने मेंबर्स के लिए ले सकता है, अगर HUF इंश्योरेंस ले रहा है तो अपने मेंबर्स के लिए ले सकता है। उसके बाद में दिस विल इंक्लूड लाइफ पॉलिसी, ये लाइफ इंश्योरेंस है, और सर इसी को प्यार से एंडोमेंट पॉलिसी भी बोलते हैं। सर एंडोमेंट पॉलिसी होती क्या है सर, मेरे लिए ख्याल से अभी आपको नीड नहीं है समझने की, पर इतना एक बार बता देता हूँ कि सर ये पॉलिसी में आप एक बार बहुत बहुत सारा प्रीमियम देते हो, और रिटायरमेंट के बाद में आपको कंपनी एक साथ पैसा ना देते हुए हर महीने की एन्युटी में पैसा देती है, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एग्जम्पशन ऑन रिसीट, तो ये एग्जामेशन वाली बात मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी सम रिसीव होता है LIC के अंदर बाय वे ऑफ बोनस वगैरह कुछ भी पैसा जो पर्सन को मिलता है उसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा सर, इंक्लूड नहीं करूंगा सर। कब इंक्लूड करूंगा, अगर वो लिमिट्स के अंदर नहीं है, अगर वो लिमिट्स के अंदर नहीं है तो मैं उसको इंक्लूड करता नहीं। और सर अगली चीज है, एक होता है कीमैन इंश्योरेंस, कीमैन इंश्योरेंस मतलब क्या सर, टाटा ग्रुप के लिए
उनका कीमैन कौन है? रतन टाटा। सर रतन टाटा को कुछ भी हो जाता है तो बहुत बड़े लॉसेस हो जाएंगे टाटा ग्रुप को, तो वो सर उन लोग कीमैन इंश्योरेंस कराते हैं। क्या कराते हैं? कीमैन इंश्योरेंस। कंपनियां अपने जो खास बंद रहते हैं उनका क्या कराती है? कीमैन इंश्योरेंस। सर अगर कीमैन इंश्योरेंस के केस में कुछ भी होता है, कुछ भी पैसा आता है, तो वो एग्जम्प्ट होता नहीं है, वो एग्जम्प्ट होता नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाता है। बात समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो सर सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको जल्दी से रिवाइज कराऊँ कि अभी तक क्या हुआ। सर डिडक्शन डिडक्शन सेट ऑफ और क्लबिंग के बाद में मिलेगा। तो उसके बाद में 80 से 80 यू तक सेक्शन है। सर जीजीसी तक पेमेंट और इन्वेस्टमेंट पे, उसके बाद में कुछ इनकम पे है। तो उसके बाद में पहले अपने चार चीज़ें जहाँ पे अपन को मिलता नहीं है। सर कौन कौन सी चीज़ें? सर एलटीसीजी कोई भी रहे, सर एसटीसीजी 111A वाला, सर डिविडेंड और सर लॉटरी इनकम, इसमें अपन को चैप्टर 6 से डिडक्शन मिलता नहीं है। उसके बाद में अपने एलआईसी शुरू करें। सर एलआईसी में अपना यह था 12-13। तो 12-13 के पहले 12-13 के बाद, मतलब 12-13 में रेट क्या है? 10%। उसके पहले क्या है? 20%। उसके बाद में क्या है? 10 और 15%। सर ये क्या है? 10। सर ये लिमिट्स है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इतना प्रीमियम पे किया है, आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा सर? 20% का ही डिडक्शन मिलेगा सर, उससे ज्यादा का डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। डन। आगे बढ़े। तो उसके बाद में आप किसका इंश्योरेंस पे करोगे? खुद का, बीवी का, चाइल्ड का, और अगर एचयूएफ है तो कोई भी मेंबर का। उसके बाद में सर जो एग्जाम्पशन रहेगा, सर एग्जाम्पशन भी मिल जाएगा। अगर आप लोग विद इन लिमिट्स अगर आप लोग पे कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्पशन भी मिल जाएगा। आगे बढ़े बेटा। मेरे ख्याल से इतना भी इतना डिस्कशन काफ़ी है। उसके अंदर सर बहुत बच्चे बच्चे वाले टॉपिक है सर। सॉरी, पता नहीं लाइन कहाँ से आ गई। कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, सर पीपीएफ और आरपीएफ, इसका मतलब आपको पता होगा सर। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो इसके अंदर सिंपल सी बात लिखी हुई है, अगर आप लोग कोई भी आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपने सैलरी में बहुत बार पढ़ा होगा सर, जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन उसको तो डिडक्शन मिल जाती है। सर जो एम्प्लॉय खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, जो एम्प्लॉय क्या करता है बेटा? खुद का जो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, उसको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है, उसको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है। सर मैक्सिमम कितना सर? वही 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी सेक्शन की लिमिट है सर। जो 1.5 लाख रुपए अपन बात कर रहे हो, पूरी की पूरी सेक्शन की लिमिट है सर। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्यों दिया है? तो मेरे को बताओ, आपको आपने 1,40,000 रुपये पीपीएफ में जमा करा है फॉर सेम। 1,40,000 रुपये आपने पीपीएफ में जमा करा है, आपने 80,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। तो दोनों ही 1.5 लाख से कम है, क्या आपको दोनों डिडक्शन मिलेगी? नहीं सर, आपको इसका मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1,50,000। आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1,50,000। बात समझ में आ रही है? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपको मैक्सिमम लिमिट वाली बात समझ में आई होगी। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। उसके बाद में आप किसके नाम पे कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो सर? इंडिविजुअल, उसकी स्पाउस, इंडिविजुअल, एनी चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल, कोई भी चाइल्ड लो। और सर अगर फैमिली है तो अगर एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इन केस ऑफ एचयूएफ। बात सिंपल सी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद में अपने शुरू करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या होती है? अगर आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड कुछ पैदा होती है, तो उसके स्टार्ट 21 साल से पहले उसके नाम पे अपन लोग क्या करते हैं? पैसे डाल देते हैं, और उसमें अपन को इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट अगर आप लोग मानोगे, ये बहुत अच्छी स्कीम है। अगर स्टार्टिंग में आप लोग हर साल मान लो 1 लाख रुपीज़ भी डालते हो हर साल, स्टार्टिंग के 1 साल में 1 लाख रुपए भी डालते हो, तो टोटल अगर आप उसको 21 साल बाद देखोगे तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए वापस मिलते हैं। ऑलमोस्ट 5 लाख, सॉरी, 5 टाइम्स पैसा आपको मिलता है 21 साल में। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है जो नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं। पक्का बात है सर? एक बार कुछ है नहीं पढ़ने का, यही लिखा हुआ है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर पैसा डालते हो तो। वैसे ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में क्या बात होती है? अगर इसका कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, तो इसका भी आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाता है। तो इसमें एक बात बता देता मैं आपको, इसमें तीनों चीज़ होती है सर। आपने ई ई सर आपने शुरू में पैसा डाला तो क्या हो जाएगा? आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। जो शुरू में पैसा डाला उसका क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलेगा हर साल का, जो हर साल का क्या मिलेगा बेटा? इंटरेस्ट मिलेगा। जो हर साल का इंटरेस्ट मिलेगा उसका भी पूरा पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा, उसका भी पूरा पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और सर जो आखिरी में पैसा आएगा, जो आखिरी में पैसा आएगा उसका भी पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, उसका भी पूरा का पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई? पक्की बात है? अब सर बात कैसी है समझना। इसका डिडक्शन किस तरीके से मिलता है मैं आपको, इसका नॉट सो इम्पोर्टेंट, पर अगर गलती से एग्जाम में आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको समझा देता हूँ, समझना। सर मैं यहाँ पे पैसा डाल रहा हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर।
मैंने मान लो इन्वेस्ट करे कुछ 1,50,000 रुपये, 1,50,000, तो सर पहले ही साल मेरे को 1 लाख नहीं, 1,50,000 नहीं लेता। तो मान लो मैंने पहले साल इन्वेस्ट करे फॉर सेम 2 लाख रुपए, इजी फॉर कैलकुलेशन, 2 लाख में इन्वेस्ट करे, तो मेरे को कितना डिडक्शन मिल जाएगा पहले साल? सर 1.5 लाख रुपए, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी मेरी 80 की, तो 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल गया। अगले साल को हर साल 10-10% का इंटरेस्ट मिलता है बेटा, हर साल 10-10% का क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। बात समझना, मेरे को यहाँ पे फॉर से 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, 20,000, ये कहाँ पे ऐड करूंगा मैं? एज इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम ऐड करूंगा, लेकिन सर इसका वापस से डिडक्शन मिल जाएगा 80C के अंदर में। ये जो इंटरेस्ट रहता है, अगर अगर ये 20,000 रुपये मैं री इन्वेस्ट कर देता बिजनेस में, ये 20,000 रुपये मैं क्या करता बिजनेस, सॉरी, री इन्वेस्ट कर दिया, वापस से इसको मैंने वही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इससे मैं खरीद लेता हूँ, तो वापस से इससे अगर मैं 20,000 के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लूंगा, इसको मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा, तो सर 20,000 रुपये मेरे को पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। वैसे सर यहाँ पे मान लो मेरे को 25,000 रुपये मिले इंटरेस्ट के तौर पे, मैंने 15,000 रुपये री इन्वेस्ट कर दिए सर, 15,000 रुपये मैंने री इन्वेस्ट कर दिए। समझना, ये जो 25,000 है, ये जो 25,000 है सर, ये क्या हो जाएगा? सर 25,000 तो आपका बरोबर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन सर आपको जो डिडक्शन मिलेगा, तो जो आपको क्या मिलेगा बेटा, जो डिडक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम कितना मिलेगा सर? 15,000 रुपये का मिलेगा सर, 15,000 रुपये का मिलेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई, थोड़ी सी क्रिटिकल है, तो आपको कितने का डिडक्शन मिलेगा? 15,000 रुपये का मिलेगा। आगे बढ़े, पक्का कुछ समझ में आया? तो उससे मेरे को ये हर साल चलते रहेगा, मैं मान लूंगा कि मैं हर साल पूरा पूरा री इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं हर साल मान लूंगा कि मैंने पूरा का पूरा री इन्वेस्ट किया है। तो सर दिक्कत किस बात में? सर दिक्कत ये बात में है कि सर जो लास्ट ईयर में होगा, सर लास्ट ईयर मान लो 4th ईयर, मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट मिला फॉर से 30,000 रुपये का, कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला? 30,000 का। सर क्या 30,000 को मैं री इन्वेस्ट करूंगा क्या? नहीं सर, ये तो खत्म हो गया ना, मेरी मैच्योरिटी आ गई, इसको मैं 30,000 को री इन्वेस्ट करने वाला नहीं। तो सर लास्ट ईयर में कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट नहीं है, आखिरी के साल में कोई भी री इन्वेस्टमेंट नहीं होने के कारण आपको कोई भी डिडक्शन लास्ट ईयर में मिलने वाला नहीं है। आई होप समझ में आया होगा आपको, बहुत डिटेल में बताया मैंने आपको कि सर जितना हर साल आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आप अगर री इन्वेस्ट करोगे तो आपको उतना डिडक्शन मिलते जाएगा सर, इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसके बाद में लास्ट ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा सर वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। तो ये जो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा तो क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें कोई भी डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप इसमें कोई भी री इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, कोई भी आप री इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। यही बात दी हुई है यहाँ पे। तो अगर आप लोग सब इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इंटरेस्ट ऑन एनएसए इज टैक्सेबल व्हेन इट इज अक्रूड एंड देयरफॉर इट शैल बी एडेड बैक इन द इनकम, बट जनरली इंटरेस्ट ऑन एनएससी इज रिसीव ओनली ऑन मैच्योरिटी। अब ये नया पॉइंट है, कुछ जो एनएससीएस की जो इंटरेस्ट है तो सीधा लास्ट ईयर मिलता है सर, आपको हर साल मिलता ही नहीं है, तो अपन हर साल क्या देंगे सर? इसका री इन्वेस्टमेंट मान ही लेंगे, हर साल अपन री इन्वेस्टमेंट मान ही लेंगे, देयरफॉर डिडक्शन इज अलाउड ऑन द इंटरेस्ट री इन्वेस्टेड। मतलब कि सर अगर मैं वापस से समझाऊं, तो यही क्वेश्चन में ये जो 20,000 रुपये मेरे को मिल रहे, 25,000 रुपये मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अपन ये मान के चल रहे कि अपन को अभी नहीं मिल रहा, ये हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो अपने आप ही मेरे बिजनेस में मेरे एनएससी में री इन्वेस्ट हो रहा है। तो अगर मैं निकाल लेता हूँ, अगर मैं निकालता हूँ तो जितना निकाला उतना ही मेरे को डिडक्शन मिलेगा, लेकिन सर अगर वो री इन्वेस्ट खुद ब खुद हो रहा है तो पूरा का पूरा मैं मान लूंगा कि मेरा क्या हुआ? इंटरेस्ट, पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या हो गया? री इन्वेस्ट हुआ और डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। तो लेकिन लास्ट ईयर में वही बात रहेगी कि सर री इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, आपको पूरा पैसा मिल गया तो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, लास्ट में फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। आई होप बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, इजी सा टॉपिक चल रहा है काफी, ये पे वही बात दी है, बट इंटरेस्ट रिसीव इन द ईयर ऑफ मैच्योरिटी लास्ट ईयर शैल बी टैक्सेबल एज देयर विल बी नो री इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेम। पक्की बात है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो उसके बाद में कॉन्ट्रीब्यूशन इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, से सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस प्लान होता है यूनिट लिंक वाला, यानी कि इसमें आपको थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड टाइप का होता है जिसमें आपको इंश्योरेंस का कवर भी मिल जाता है। अगर आप कोई भी इंडिविजुअल या फिर अपने स्पाउस या फिर चिल्ड्रन या फिर इंडिविजुअल ऑफ द पार्टिसिपेशन अगर यूनिट इंश्योरेंस प्लान में लेते हैं ऑफ द एल आई सी म्यूचुअल फंड, ये सिर्फ किसका होना चाहिए सर? LIC का होना चाहिए। और सर अगर HUF है तो अगर वो अपने कोई भी मेंबर का लेता है तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा, आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। अगला चीज, द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। तो ये क्या बोलता है, अगर आप लोग कोई ट्यूशन फी पे करते हो, सर ट्यूशन फी कौन सी? अब सर नॉर्मली जो अपन आप लोग हमको जो ट्यूशन फी देते हो वो नहीं आता, जो कॉलेज वगैरह जो फीस लेते हैं उसमें एक कॉलम रहता है ट्यूशन फी का। जो कॉलेज वगैरह फीस लेते हैं सर उसमें एक चीज रहती है ट्यूशन फी के नाम पे भी, एक चीज रहती है किसके नाम पे?
ट्यूशन फी के नाम पे भी। अगर आपको वो सब कुछ मिलता है, अगर आप वो कुछ पे करते हो, किसको पे करोगे? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या सर सीए आएगा क्या इसमें? क्या सर सीए आएगा क्या? नहीं सर, सीए आपका फुल टाइम कोर्स नहीं है। जो आप सीए वालों को रजिस्ट्रेशन फी पे करते हो, उसमें ट्यूशन फी के नाम पे कोई भी पैसा पे नहीं कर सकते। तो सर जो सीए के लिए ट्यूशन फी लगाए हैं अपन, ट्यूशन फी देते हैं सर, वो भी इसमें नहीं आता है, क्योंकि फुल टाइम कोर्स नहीं है। ये आपको सिर्फ विद इन इंडिया में मिलेगा। जो फुल टाइम कोर्स है, जो यूनिवर्सिटी वगैरह में होते हैं, सिर्फ उसी में मिलेगा। और मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन के लिए मिलेगा? सर 2 चिल्ड्रन। और सर मैक्सिमम अमाउंट तो पता है कि पूरे के पूरे सेक्शन का ही 1.5 लाख है। सिर्फ पर्टिकुलर चीज में अपन को बोलने की जरूरत नहीं है। ये वही बात होगी। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी बाय इंडिविजुअल असेसी एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ फुल टाइम एजुकेशन। इसको अंडरलाइन करो बहुत ज्यादा। फुल टाइम एजुकेशन से ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिना इसके आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सर फुल टाइम एजुकेशन नहीं है तो आपको कोई भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। पक्का? और अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो, और सर अगर आप लोग कोई आउटसाइड इंडिया करते हो तो भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। पक्की बात है? आगे बढ़े, चलिए। सर रिपेमेंट से बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अपन जब 80 वगैरह पढ़ेंगे, 80 घर घर पढ़ेंगे, 80 जीजी पढ़ेंगे, जब वही सारी चीज़ें काम में आती है। नॉर्मली सर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं हाउसिंग लोन के लिए, जो आपने हाउस खरीदा है या फिर एक्वायर किया है, फिर कंस्ट्रक्ट किया, उसके लिए अगर आपने लोन लिया है तो आपको सेक्शन 24 में उसका डिडक्शन मिलता है। मैक्सिमम अगर रेसिडेंशियल है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो 2 लाख। अगर लेट आउट है तो मैक्सिमम कितना भी उसमें मिल जाता है। ये बात अपन ने पढ़े थे। तो वैसी ही बात है, अगर आपने कोई भी अगर आप लोग वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट का मिलता था, ये सेक्शन आपका खुलता है। अगर आपने कोई प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे किया है, बेटा क्या रीपे किया है? प्रिंसिपल अमाउंट भी अगर रीपे किया है तो आपको उसका भी डिडक्शन इस सेक्शन में मिल जाएगा। सर आपको उसका भी डिडक्शन इस सेक्शन में मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा? सर रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, या तो एक्विजिशन होना चाहिए या फिर कंस्ट्रक्शन। सर किसका? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का। तो अमाउंट मस्ट बी बोरोड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी बैंक ऑफ फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग बैंक और अदर नोटिफाइड पर्सन। इसमें अपने नॉर्मली सारे बैंक आ जाते हैं। उसके बाद में सर अगर पर इंपॉर्टेंट कंडीशन की रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद में एक्विजिशन या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए। सर अगर आप लोग कोई भी लोन एडिशन, अल्ट्रेशन, रिपेयर के लिए लेते हो तो आपको कोई भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। उसके बाद में ये घर को आपको 5 साल में सेल नहीं करना है, यानी कम से कम 5 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। तो अगर 5 साल के पहले सेल कर दिए, तो फॉर से मैंने यहाँ पे खरीदा, ये 2 साल चला है, तीसरे साल मैंने बेच दिया, तो सर यहाँ पे जो जो डिडक्शन मिली थी पहले और दूसरे साल में, वो तीसरे साल की इनकम मान ली जाएंगी। वो तीसरे साल की क्या मान ली जाएगी बेटा? इनकम मान ली जाएगी। पक्का? और साथ साथ में जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो उसके साथ में आपने जो स्टैम्प ड्यूटी पे किया है, जो स्टैम्प ड्यूटी पे किया है, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो आपके हुए हैं, इज ऑल्सो अलाउड अंडर सेक्शन 80C। तो इसका मतलब क्या हुआ, बात समझना। मान लो मेरा घर था 50 लाख रुपए का, उसमें को स्टैम्प ड्यूटी लगी फॉर से 1 लाख रुपए, और प्लस रजिस्ट्रेशन के चार्ज लगे 50,000 रुपये। सर मैं पूरा का पूरा रीपे करूंगा, तो सर जब मैं प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करूंगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट ये सिर्फ 50 लाख को नहीं, ये मैं टोटल 51,55,000 को देखूंगा और 50,000 को देखूंगा। मैं सिर्फ घर के अमाउंट नहीं देखूंगा, उसमें मैं ऐड कर दूंगा। मेरे घर के अमाउंट में क्या ऐड कर दूंगा? जो रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस मेरे को लगे और साथ में जो स्टैम्प ड्यूटी मेरे को लगी हुई है, जो साथ में मेरे को स्टैम्प ड्यूटी लगी हुई है। बात समझ में आई क्या? सेक्शन काफी इजीली जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, जल्दी से अपन लोग रिवाइज कर लेते हैं। एक सेकेंड, पता नहीं क्या हो रहा है आज इसे। चलो, तो सबसे पहले अपना था 80C से। 80C में अपन ने देखा सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपने को बोला 3 साल, 12-13 देखो, उसके पहले उसके 12-13 के पहले 20, फिर 10-10 और आखिर में क्या है 15 भी है हैंडीकैप लोगों के लिए। तो उसमें बोला कि जितना भी आपका सम इंश्योर रहेगा उसका मैक्सिमम 20% का आपको प्रीमियम का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन उसमें 10 का, उसके बाद में 10 और 15 का। सर किस लिए ले सकता हूँ? तो मैंने बोला कि इंडिविजुअल स्पाउस, एनी चाइल्ड और एचओएफ के लिए मैं ले सकता हूँ। उसके बाद में सर, इसके बाद में जो जो पैसा फाइनल में मिलता है, यानी कि जो मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा वो भी एग्जाम रहेगा। अगर मेरा जो प्रीमियम है वो मैं लिमिट में पे किया है तो, जो प्रीमियम अगर मैंने लिमिट में पे किया है तो, उसके बाद में अगर मैं आरपीएफ, पीपीएफ, एसपीएफ में कोई भी पैसा पे करता हूँ, एम्प्लॉयर जो पे करता है उसका भी आपको पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाता है। सुकन्या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में यही बात हुई कि सर आपको हर साल का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पहले इनकम ऐड करना, फिर डिडक्शन मिल जाएगा। तो उसके बाद में जो फाइनल ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, जो फाइनल ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, उसका कोई भी डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं, उसका कोई भी डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। तो वैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, इसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा।
तो ट्यूशन फी अगर आपका फुल टाइम कोर्स है, आप कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फी देते हो तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, पर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का। फिर रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी एंड अदर एक्सपेंस, अगर आप लोग ये सब कुछ पे करते हो तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो कितने रुपए मिलेंगे? मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। तो इसका सेक्शन 24 से कोई लेना देना, तो वहाँ पे इंटरेस्ट का मिलता था, यहाँ पे प्रिंसिपल का मिलता है। वहाँ पे किसका मिलता है? प्रिंसिपल का। उसके अंदर से अगर आप कोई म्यूचुअल फंड वगैरह लेते हो, अगर आप लोग क्या लेते हो, कोई म्यूचुअल फंड वगैरह लेते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपको डिडक्शन बेटा क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात है, आगे बढ़ू। चलिए उसके बाद में सर अगर कोई 5 टर्म का डिपॉजिट करते हो तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो किसके साथ करना पड़ेगा? शेड्यूल बैंक के साथ में करना पड़ेगा। तो किसके साथ में करना पड़ेगा? कोई ना कोई शेड्यूल बैंक के साथ में। उसमें ऑफिशियल गैजेट में वो लोग लिख के देते। इतनी सारी चीज़ अपन को नहीं याद करना पड़ता, अपन को सिर्फ रहेगा कि सर 5 टाइम का, अगर 5 ईयर का इंश्योरेंस प्लान है, सॉरी 5 टर्म का अगर डिपॉजिट कर रहा हूँ तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, पक्का। उसका मतलब पोस्ट ऑफिस में आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो, साथ में ही जो ये सेविंग स्कीम निकली थी सीनियर सिटीजन के, उसमें भी आप लोग डिडक्शन ले सकते हो, उसमें भी आप लोग डिडक्शन ले सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एटीसी अपना सर यहाँ पे खत्म हो जाता है। कुछ अमेंडमेंट आई थी सर, अमेंडमेंट मैं आपको अभी नहीं करवा रहा हूँ, बाद में कराऊंगा सर। नहीं, ये अमेंडमेंट करवा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 80 CCD के साथ में ही कराऊंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 80 CCD के साथ में ही कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो CC CCC वाला है, CC इसमें D भी आएगा, तो अगले लेक्चर में मैं इसके बाद ही बना रहा हूँ जस्ट। इसके बाद में अपने पूरा कवर कर लेते हैं, फिर देन आपको मैं आराम से करवा दूंगा, पक्का। तो सर अभी 80C पढ़ा है अपन ने, उसका अमेंडमेंट एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे हैं।